यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे तो चुनाव के लिए तैयार रहेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का सरकार महाराष्ट्र में लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और आज उस ऊर्जा को लेके जाएंगे और इस विजय संकल्प के बाद एक ऊर्जा लेके बाहर जाके वोट करेंगे, बाहर आएंगे और महायुति की जो सरकार है वो सफल रहेगी महाराष्ट्र प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में निराशाजनक प्रदर्शन किया, जबकि इंडी गठबंधन तोड़फोड़ के बाद भी अच्छा कर गई। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में महायुति की बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने 1 सीट ही जीत पाई थी। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की पार्टी कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली थी। अब अगर बात इस साल हुए विधान परिषद चुनाव की करें तो कुल 11 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें महायुति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें बीजेपी ने 5, शिवसेना 2 और एनसीपी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की। तो वहीं महाअघाड़ी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आ पाई। बीजेपी एमएलसी चुनाव के परिणामों को लेकर गदगद है और अब उसकी नजर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर प्रदर्शन करने पर है। 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा और 105 पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना ने 126 सीट पर लड़कर 56 पर जीत का परचम लहराया। एनसीपी के 121 में से 54 उम्मीदवार जीते। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक था। कांग्रेस ने 147 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 44 सीटों पर ही कैंडिडेट जीत पाए थे। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी का कॉन्फिडेंस भी हाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। लिहाजा इसका जहां महाविकास अघाड़ी को नुकसान भुगतना पड़ सकता है, तो वहीं महायुति को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संदीप सहयोगी इस खबर पर जहां जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्योंकि लगातार मंथन हो रहा है और अब नतीजों पर आखिर कैसे उन्हें और बेहतर किया जाए, इसे लेकर खासतौर पर बीजेपी जो है वो मंथन करती हुई दिख रही है। किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? सुमित, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि तमाम जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है सुबह से बयानबाजी जो है वो शुरू कर दी है और अभी कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस का भाषण जो है वो हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 3 दलों की महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में और कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अजीत पवार के आने से नाराज हैं, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जो है वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में जो है बेहतरी को लेकर के, बेटरमेंट को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, प्रोग्रेसिव राजनीति करने को लेकर के जो है वो अजीत पवार को जो है वो लिया गया है महायुति में। और कहीं ना कहीं उन्होंने आह्वान किया है तमाम कार्यकर्ताओं से कि हम सबको एक महायुति, एक संगठन के तौर पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तीखा हमला जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तीनों का नाम लेकर के बाकायदा जो है देवेंद्र फडणवीस ने सीधा सीधा वार किया है शरद पवार, उद्धव और नाना पटोले पर और ये पूछा है कि आपका क्या स्टैंड है मराठा रिजर्वेशन को लेकर के। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स जो है ये तीनों ही विरोधी दल के हैं। एक प्रकार से जिस तरीके से नैरेटिव जो है बीजेपी के खिलाफ सेट किया जा रहा था, उसको लेकर के कहीं एक बड़ा चैलेंज है। उस नैरेटिव को आखिर कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी चेंज करती है। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की, जिससे पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई और सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया, कावड़ रूट पर तमाम दुकानदारों के नाम डिस्प्ले को लेकर ये जो है वो छाया रहा है। जो दल हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह फैसला जो है लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा यहां पर करेगा, इस फैसले को वापस यहां पर लिया जाना चाहिए। बाकी दल भी अपने अपने मसलों को लेकर अपनी बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कावड़ पर क्या
इस बार संग्राम सदन में देखने को मिलेगा, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस बुलाई गई बैठक में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संविधान विरोधी बताया है और इसे वापस लेने की मांग की है। विपक्ष ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उसमें यह संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं कि कल से शुरू होने वाले संसद के इस मॉनसून सत्र में हंगामा होने के पूरी तरह से आसार हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों की बात की जाए, आरएलडी लगातार इस पर अब सवाल उठा रही है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये जो आदेश है ये आनन फानन में लिया गया है, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। एनसीपी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है और एनसीपी ने भी कहा था कि इस पर विचार करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि सपा सांसद ने सर्वदलीय बैठक में दुकानों पर नाम लिखने का मुद्दा भी यहां उठाया। रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि टारगेट किया जा रहा है यहां लोगों को, फैसले को 100% गलत करार दिया है। सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो दुकानें लगाने वाले लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां से होकर यात्रा गुजरेगी, उस पर दुकानदारों को अपना नाम, अपना धर्म, जाति और उस पर काम करने वाले लोगों के नाम और पता सब लिखने का आदेश दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये जो कांवड़िया लोग हैं जो निकलेंगे, उस ग्रुप में तमाम लोग बाहरी एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस जाता है कई बार वहाँ स्थानीय, जो धर्म के नाम पर लोगों की दुकानों को भी लूट सकते हैं, लोगों की जान माल को भी खतरा हो सकता है। और इस भय से कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। तो देखिए, यूपी सरकार के आदेश को असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की निशानी बताया और कहा मुजफ्फरनगर के ढाबों पर अब कोई भी नहीं जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी AFC को, मैकडॉनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे। अपार्थाइड है ये, तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि एजेंसियों के जरिए जो विपक्ष के नेता है उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है और इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए हों। और संजय सिंह एक बार फिर से एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, CBI का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये PMLA का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए।